इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देना चाहूंगा कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं और इस बार आपके सिलेबस में यानी 2023 में 20 लेसन है। तो इन विषयों को सेपरेट अलग अलग क्लास के हर एक लेसन के 20 लेसन के 20 वीडियो आने वाली हैं और सभी में जितने भी लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी का समावेश किया गया है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को लेसन वाइज इन सभी चैप्टरों में जोड़ा गया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन 20 वीडियो को देख सकते हैं, यानी सीरीज है इनका 1 से 20 तक, 1 से 20 तक इनकी सीरीज चलेगी और हर एक वीडियो में एक लेसन होगा आपका। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति, लोकतंत्र सबको मिला के पूरी किताब का एक सीरीज चलने जा रहा है बहुविकल्पी का। यदि आप इन 20 लेसन को तैयार कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है इस 20 में से 20 नंबर जो बहुविकल्पी सोशल साइंस में आते हैं इन्हें आपसे कोई नहीं छोड़ सकते। आप सब अचीव कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर का बाप भी आपको नंबर लेने से नहीं रोक पाएगा। और यदि आप ये 20 नंबर ले लिए तो ये 100% श्योर है कि आपके सोशल साइंस में 95 तक नंबर आने की संभावना है। यदि आप पढ़ने के बाद नहीं ला पाते हैं तो दूसरे बच्चों को तो आने की संभावना ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेसन फर्स्ट है, जो पहला लेसन है इतिहास का है बच्चों। पहला लेसन क्या है? इतिहास का। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उनको एक ही वीडियो में मैं लाया हूं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला लेसन है बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न फर्स्ट है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है बच्चों। ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1830 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1871 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्या बच्चों सही होगा? आंसर नंबर ए, 1815 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। क्वेश्चन है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो 1815 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 1888 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी सही हो जाएगा बच्चों। 1789 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है असीमित राजतंत्र, ऑप्शन बी है सीमित राजतंत्र, ऑप्शन सी है प्रजातंत्र, ऑप्शन डी है गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, असीमित राजतंत्र। क्या था बच्चों? असीमित राजतंत्र का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? यानी नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से बिलोंग करता था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, फ्रांस। जो भी बच्चे इस लेसन को पढ़े हैं उन्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू किया था? अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है बच्चों, सिविल कोड से आप क्या समझते हैं? नेपोलियन सिविल कोड जो था वह कब लागू हुआ? सेम क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ऑप्शन है 1804 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1829 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1841 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों,
1804 ईस्वी में। इसे सिविल कोड कहा गया, नेपोलियन कोड कहा गया, नेपोलियन संहिता कहा गया, सब इसी के नाम है बच्चों। कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। तब से नेपोलियन तानाशाह की तरह राज कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 6 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अथवा राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह है। क्वेश्चन पूछने का मतलब है बच्चों कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, फ्रांस। यानी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति या राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ था। राष्ट्रवाद मतलब आप समझते हैं, जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना हो, निस्वार्थ भाव से अपने देश की भलाई करने में, देश के हितों में लग जाए, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जो व्यक्ति इस गुण को पा जाता है या इसको महसूस कर लेता है, वो लोग राष्ट्रवादी होते हैं। और जो ये फीलिंग आती है अपने देश के प्रति मर मिटने की, कर गुजरने की, ये राष्ट्रवाद कहलाता है, निस्वार्थ भाव से बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? उस घटना का नाम बताना है। ऑप्शन ए है धर्म सुधार आंदोलन से, ऑप्शन बी है पुनर्जागरण से, ऑप्शन सी है फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन डी है गौरवपूर्ण क्रांति से। प्रश्न 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद आया, उत्पत्ति हुई, उसके कारण क्या था? ऑप्शन ए है नए मध्यम वर्ग का उदय, ऑप्शन बी है उदारवादी विचारधारा का प्रसार, ऑप्शन सी है क्रांतिकारियों का उदय। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी। क्या क्या कारण थे? नए मध्यम वर्ग का उदय, ये बताया गया है विस्तार से, उदारवादी विचारधारा का प्रसार हुआ था और क्रांतिकारियों का उदय हुआ था, ये सभी कारण थे बच्चों। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। मध्य वर्ग के उदय का क्या कारण है, या मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? मध्य वर्ग कहाँ से निकला? ऑप्शन ए है औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है मानवीकरण, ऑप्शन सी है तकनीकी उत्तर, ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औद्योगिकरण। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जेल्वेराइन का गठन कब किया गया? जेल्वेराइन का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1637 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1634 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1835 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1836 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें कुछ गलती हो गया है बच्चों। प्रश्न संख्या जो 10 है 1834 सही होगा, जो कि कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ जो 1634 है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? 1834। इसको याद रखेंगे आप, क्या हो जाएगा इसमें? 1834 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, यानी नेपोलियन कब हारा था? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन ए है 1814 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1816 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1817 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 1815 ईस्वी में। वियना की जो संधि हुई थी उसमें नेपोलियन हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? अर्थात उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है मेटरनिक, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है चार्ल्स दशम्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, मेटरनिक। वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? मेटरनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ऑप्शन ए है हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी है आलिया वंश, ऑप्शन सी है बुर्बो वंश, ऑप्शन डी है जारशाही वंश। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, बुर्बो वंश। ये पढ़े ही आप, शुरुआत ही यहीं सी वंश से हुई थी इस लेसन की। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे, यूरोप में प्रथम विरोध अर्थात यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है मई 1830 ईस्वी में, ऑप्शन बी है जुलाई 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी है मई 1839 ईस्वी में, ऑप्शन डी है जुलाई 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ऑप्शन बी से जुलाई 1830 होगा। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है बच्चों, क्या सही होगा 1830, यहाँ गलती हो गया है थोड़ा, 1830 ईस्वी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन डी है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन डी है गणराज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? ऑप्शन ए है 1820 में, ऑप्शन बी है 1830 में, ऑप्शन सी है 1840 में और ऑप्शन डी है 1850 में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 1830 में। याद भी होगा आपको, 1830 के दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई हुई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। जर्मन संस्कृति में वक्सजिस्ट का आशय था, ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है राष्ट्र, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है आम जनता, ऑप्शन डी है संसद। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, राष्ट्र। यानी जो वोक्सजिस्ट होता था, इसका मतलब क्या होता था, राष्ट्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? यानी ऑटोमान बिस्मार्क जो थे किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑटोमान बिस्मार्क बहुत ही फेमस थे। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये क्वेश्चन 2022 में आया है, 2000 में आया है। ऑप्शन ए है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है ऑटोमान बिस्मार्क, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, ऑटोमान बिस्मार्क। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन वैसा ही था, ऑटोमान बिस्मार्क पर ही था। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं बच्चों। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थे? यानी इटली और जर्मनी, एकीकरण मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना, एक करना, एकजुट करना, मिलाना। उनके विरुद्ध में कौन थे? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है प्रूसिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा सही होगा? सी, ऑस्ट्रिया। ये उनके विरुद्ध में था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है फ्रांस प्रूसिया युद्ध में, ऑप्शन बी है फ्रांस इटली युद्ध में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, ऑप्शन डी है जलरेवेराइंस का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, फ्रांस प्रूसिया युद्ध। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है दिसंबर 1820 में, ऑप्शन बी है जनवरी 1870 में, ऑप्शन सी है जनवरी 1871 में, ऑप्शन डी है जनवरी 1872 में। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, जनवरी 1871 में। कब बच्चों? तो जनवरी 1871 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 पे, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है विलियम प्रथम को, ऑप्शन बी है विलियम द्वितीय को, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, विलियम प्रथम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से, प्रूसिया के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई? प्रूसिया के जितने भी मंत्री महत्वपूर्ण थे उनकी बैठक कब हुई थी? सन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है 1872 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1850 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, 1871 ईस्वी में मीटिंग हुई थी इन लोगों की। याद रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 25 है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? यानी कौन सी वो युद्ध लड़ी गई जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध,
ऑप्शन बी है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन सी है सेडेवा का युद्ध, ऑप्शन डी है सीडान का युद्ध। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, सीडान। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। और साथ ही साथ जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान का एक सीरीज चलने वाला है। लगातार 20 वीडियो आएंगे बच्चों, इस पे 20 लेसन है आपके सोशल साइंस में और 20 नंबर आने वाले हैं आपके एग्जाम में। कॉम्बिनेशन है 20-20 का बच्चों, 20 वीडियो बनेंगी और 20 नंबर आएंगे और 20 लेसन है आपके। ठीक है बच्चों, ये 20 नंबर आपके मिस नहीं होने चाहिए। अगर ये मिस हो गए ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में नंबर कम आ जाएंगे। और 20 मिनट भी नहीं लगने वाले इसमें, एक क्वेश्चन पे 20 सेकंड आप दे सकते हैं। बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ढूंढ के लगा दीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को उन सभी दोस्त मित्र फ्रेंड जितने भी उनके सर्कल है सभी के पास भेजें, चाहे वो स्कूल कोचिंग कॉलेज कहीं से भी पढ़ते हैं, जिनके आप शुभचिंतक हैं। यदि चाहते हैं कि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए तो आपका ये दायित्व है, कर्तव्य है और ये जिम्मेवारी भी है कि आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। किसने जित्सुए मैत्सुनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया था? किसने बताया था? ऑप्शन ए है मेटरनिख ने, ऑप्शन बी है विलियम प्रथम ने, ऑप्शन सी ए व बी दोनों ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, मेटरनिख ने, इसी ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, 2022 में भी आया है और कई बार ये क्वेश्चन आता है। किसका कथन है बच्चों? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन ए है काबोर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है मैत्सुनी, ऑप्शन डी है मेटरनिख। चारों फेमस लोग हैं। अब बताइए, प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, मेटरनिख। याद रखेंगे आप लोग इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 28 पे। काउंटी कैबिलो डी काबोर पिडमांट के मंत्री किस समय काल में थे? ऑप्शन ए है 1858 ईस्वी से 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1860 ईस्वी से 1865 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1852 ईस्वी से 1860 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, 1852 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 29 पे गैरीबाल्डी संबंधित था। ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों। पहला ऑप्शन है इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी है जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन सी है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन डी है रूस की क्रांति से। मेरे प्यारे बच्चों, 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इटली के एकीकरण से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 30 है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? 2015 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि गैरीबाल्डी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। तो प्रश्न 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, इटली। ठीक है बच्चों, किसके लिए? इटली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 प्रश्न संख्या। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है मैत्सुनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है काबोर, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। क्या सही होगा? ऑप्शन डी। कौन कौन थे? मैत्सुनी, गैरीबाल्डी, काबोर, तीनों लोगों ने सहयोग किया था, तब जाके इटली का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1660 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1672 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1688 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1606 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1688 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ना समझ में आए हो तो एक दो बार आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। इनको रटने का प्रयास न करें, इन क्वेश्चनों को समझें, क्योंकि ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस लेसन में, पहले लेसन में यानी यूरोप के राष्ट्रवाद में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनका एक सीरीज है। और ऐसे ही लगातार सभी लेसन जितने भी सोशल साइंस में सबका सीरीज एक ही साथ आने वाला है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए टिप्स के साथ। जय हिंद।